तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए टॉपिक चाहे कोई भी हो, टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ना है जो आज के एग्जामिनेशन के रिलेटेड हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका अपवाह कितने देशों का है, प्रवाह कितने देशों का है, कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र का प्रारंभिक नाम क्या है, कब ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जब मेघना नदी आकर मिलती है तो वह स्थान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है पूछ सकता है, विश्व का एकमात्र नदी जिला किसे घोषित किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपको पता हो भी नहीं भी हो। तो मेरा आपसे एक यही सलाह है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो बनने वाले प्रश्न हैं एग्जामिनेशन में वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट अंगसाई ग्लेशियर से हुआ है। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, एक हम लोग का झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। यहां पर एक झील मैंने बना दिया, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। अगर झील पूछेगा तो मानसरोवर होगा, अगर ग्लेशियर पूछ दिया, ग्लेशियर मतलब हिमखंड पूछ दिया, बर्फ का टुकड़ा पूछ दिया, तो यहां पर होगा अंगसाई ग्लेशियर, अंगसाई ग्लेशियर। अगर अंगसाई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आंसर लेगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग। तो हम लोग कैसे इसको बोलते हैं क्लास में, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। अगर यहां पर पर्वत का नाम पूछ दिया, मान लीजिए कि एग्जामिनर आपसे चाहता है पर्वत बताओ, तो यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। यानी कि यहां पर विविधताओं को आप देख पा रहे हैं, यहां पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ग्लेशियर पूछा तो अंगसाई चेमा युंगडुंग, झील पूछा तो मानसरोवर झील, और पर्वत पूछा तो अंगसाई पर्वत पूछा तो कैलाश पर्वत कहेंगे। और हम लोग बात करेंगे मानसरोवर झील से एक नदी निकल रही है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अचानक एक मोड़ पर घूम जाती है, और इस मोड़ पर घूमने के बाद यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो अब इसी नदी को आपको डिटेल में क्या करना है, अध्ययन करना है। यानी कि इस नदी का प्रवाह आप देख रहे हो, पूर्व किधर की जा रहा है, पूर्व की ओर नदी यह बह रही है। यानी कि यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए एक पर्वत बाबू यहां पड़ेगा, इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। यह पर्वत नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए अंग संघीय मोड़, यानी कि आप यहां पर बैंड के रूप में यह नदी क्या हो जाती है, घूम जाती है और अपने दिशा को परिवर्तित कर लेती है। तो आप बताएं कि इस पर्वत का क्या नाम है। इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। यह तो आप अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में इस पर्वत को देख सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं जिसे हमने अभी हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र कहा। इस ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम सांगपो है। क्या नाम है, सांगपो नदी, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम तिब्बत से हुआ है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सांगपो। और यह तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार में है। लेकिन जब यह नदी चीन में पहुंचती है, जब यह चीन में नदी पहुंचती है तो इस नदी को हम लोग कहते हैं यार लुंग तस्यांग पुचियांग, यार्लू तस्यांग पुचियांग के नाम से जानते हैं। और भी कई एक नाम इसका यहां देखने को आपको मिल जाएगा, जिसको हम लोग आगे के पीपीटी में इसका चर्चा करेंगे। यानी कि यहां पर आपने देखा कि इस ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम सांगपो हुआ, चीन में इसे यार्लू तस्यांग पुचियांग के नाम से हमने जाना, और यह नदी नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए आई। लेकिन अगर पूछ दे कि यह नदी भारत में प्रवेश करने से पहले किस दर्रे का निर्माण करती है, तो एक दर्रा है, यहां पर हम लोग बात करेंगे इस दर्रे का, जिस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। यहां पर मैं एक दर्रा बना देता हूं, इसका नाम है
यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा के सहारे यह भारत में प्रवेश करती है। जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है तो एक प्रश्न बनेगा कि भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ी भाग है, मान लीजिए कि यह पहाड़ है, तो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग में इस नदी को सियांग कहा गया। क्या कहा गया? सियांग। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग में सियांग कहा गया और मैदानी भाग में इसे दिहांग कहा गया। एग्जामिनेशन में पूछेगा तो जवाब देना है, पहाड़ी भाग में सियांग और मैदानी भाग में दिहांग। मैं दोनों नाम यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर इसको पहाड़ी भाग में क्या कहा गया है? अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग में इसे क्या कहा गया? सियांग, सियांग। और मैदानी भाग में क्या कहा गया? दिहांग। और इसी के पास यह नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे हम लोग दिहांग गॉर्ज कहते हैं। एक, जैसे कि हमने बात कहा कि विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज बुंजी गॉर्ज सिंधु घाटी नदी तंत्र में मैंने आपको बतलाया है। तो यहां पे एक गॉर्ज बना जिसका नाम है दिहांग गॉर्ज, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दो नाम से जाना गया, एक सियांग और एक दिहांग। इसके बाद यह नदी धुबरी से, कहां पर हम लोग बात करेंगे, धुबरी से निकल जाती है और सादिया से प्रवेश करती है। तो पहले इसे प्रवेश करवाते हैं, अर्थात यह नदी असम में कहां से प्रवेश करती है? सादिया के पास से। सादिया के पास से यह नदी असम में प्रवेश करती है और धुबरी के निकट से, किसके निकट से? धुबरी के निकट से यह कहां पर आ जाती है? बांग्लादेश में आ जाती है। कहां जाती है? बांग्लादेश। मान लीजिए कि यह बांग्लादेश का रीजन है ना। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यह नदी जैसे ही असम में आती है तब जाकर इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर एक द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप को हम लोग माजुली कहते हैं। क्या कहते हैं? माजुली कहते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो असम राज्य में एक द्वीप बनाया गया उसका क्या नाम है? माजुली। इस द्वीप को क्या कहते हैं? माजुली द्वीप कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा, नदी पर ध्यान देंगे, नदी द्वीप कहेगा तो क्या होगा? माजुली है। किस नदी से बना है? ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। किस राज्य में बना है? असम राज्य में बना है। इसके बाद यह नदी धुबरी के पास से, इस स्थान को हम लोग ध्यान देंगे, यह धुबरी के पास से, धुबरी के पास से यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है यह नदी। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास से कहां आ गई? बांग्लादेश में आ गई। और अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि भारत में सिक्किम राज्य से, किस राज्य से? सिक्किम। अगर आपको मैप का नॉलेज है तो ये क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से इसमें मैप के बारे में भी बताया जाए। तो जैसे ही एक हमारा जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता। और हमारी नदी कहां आ गई? धुबरी से कहां आ गई? बांग्लादेश आ गई। कहां आ गई बाबू? बांग्लादेश। तो यहां मैं लिख देता हूं, यह बांग्लादेश का रीजन हुआ। यहां पर मैंने लिखा बांग्लादेश, बांग्लादेश। और यह नदी जैसे ही बांग्लादेश में आती है तो एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है तीस्ता। नदी का क्या नाम है? तीस्ता। अब इस धारा को हम लोग जमुना कहेंगे। यानी बांग्लादेश में जब भारत की एक तीस्ता नदी आकर मिलेगी तो इसे क्या कहा जाएगा? जमुना। मैं जमुना कह रहा हूं, आप यमुना के बारे में ना सोचे, यमुना गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत की एक नदी और जिसका हम लोग चर्चा यहां कर रहे हैं, गंगा नदी। गंगा नदी जो जैसे ही बांग्लादेश में गंगा प्रवेश कर गई, इस गंगा को हमने क्या नाम दे दिया? पद्मा। और पद्मा आकर इसमें क्या हो गई? मिल गई। किसमें मिल गई? जमुना में मिल गई। तो जब गंगा जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आई, जानी गई, वो जमुना में मिलती है, तो इस धारा को क्या कहते हैं? तो आप इस धारा को यहां जमुना के नाम से नहीं जान सकते, इस धारा को हम लोग यहां पर पद्मा कहते हैं। आपके किताबों में यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस धारा को क्या कहा जाता है? मेघना। परंतु मेघना के लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अब यह धारा, यानी कि जमुना और पद्मा मिलेगी तो क्या बनाएगी? पद्मा ही बनाएगी। मेघना कब बनेगा? ये जब एक नदी आएगी, बराक नदी। बराक नदी जब आएगी, बराक नदी को
आप बांग्लादेश में मेघना कहते हैं, और इधर से एक आएगी नदी जिसका नाम है बराक नदी। ये नदी आएगी और इसमें जब मिल जाएगी तो यह पूरी धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यानी कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो गंगा नदी है वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यही बांग्लादेश में यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरवन डेल्टा दो नदियों पर आपको पढ़ना है, एक गंगा एक ब्रह्मपुत्र। गंगा नहीं है तो पद्मा हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र नहीं है तो जमुना हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसी सुंदरवन डेल्टा में एक वृक्ष पाया जाता है जिसे सुंदरी वृक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो मैंने अभी बराक नदी के बारे में आपको कहा, ये इसका प्रारंभिक नाम है। इसका प्रारंभिक नाम क्या मैंने बताया? बराक। एक नदी है जो बहती है बराकर के नाम से, उसका जिक्र यहां नहीं करना है, यह है बराक नदी। ये बराक नदी है ना, और यही नदी जब आती है बांग्लादेश में तो इसको क्या कहते हैं? मेघना। यानी कि मेघना यानी सम्मिलित धारा का नाम क्या हो गया? मेघना नाम हो गया। और यह मेघना के नाम से ही कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और मैंने बताया कि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ दो नदियों के द्वारा, या तो गंगा ब्रह्मपुत्र कह लीजिए या फिर आप पद्मा और जमुना भी कह सकते हैं। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैसे बह रही है? इधर से इधर बह रही है, यानी इधर बह रही है। तो इधर से मिलने वाली नदी दाएं नदी हुई। कौन सी नदी हुई? दाएं छोर से मिलने वाली नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी जितना आपने पढ़ा उस पर एक सवाल तो बन ही सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का कुल जो प्रवाह है वह कितने देशों का है? तो 3 देश में बहती है बाबू। जैसा कि आपने देखा चीन में, अगर मन में तिब्बत अलग से आ जाए तो आप यही कहना कि जो तिब्बत है उस पर चीन का अधिकार है। तो चीन में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। 3 देशों में बहती है। और भारत के कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में बहती है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इस जगह से इस जगह के बीच में यह नदी बहती है असम में। तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इसके किस छोर से मिलने वाली नदी? दाएं छोर से मिलने वाली नदी। जैसा कि आपने इसके दाएं छोर पे मिलने वाली पहली ही नदी को देखा जिसका नाम क्या है? तिस्ता है। अगर आपको तिस्ता के बारे में पढ़ना है तो तिस्ता की भी एक सहायक नदी है। इस तिस्ता की सहायक नदी का नाम रंगीत पड़ता है। क्या नाम है? रंगीत नदी। और एक नदी है तिस्ता की सहायक जिसका नाम है रंगपो। तो ये कौन सी है? रंगीत नदी। और ये कौन सी है? रंगपो। इससे भी विस्तृत रूप में हम लोगों ने क्लास में इसको पढ़ा है, परंतु यहां पे थोड़ा सा जगह का अभाव है जिसपे हम लोग इतना पर ही हम लोग काम कर लेते हैं इस पर। और आगे हम लोग बात करेंगे कि यह जो नदी है इसका क्या नाम है। यहां पर नाम गंगा है, यहां पर नाम पद्मा है, और यहां पर भी नाम पद्मा, और यह सम्मिलित धारा आप मेघना देख पा रहे हो। तो पहली नदी यहां पर मैंने बताया दाएं छोर से मिलने वाली तिस्ता हुई। तिस्ता के बाद एक नदी और है जो इसमें मिलती है। इस नदी का नाम है संकोश नदी। कौन सी नदी? संकोश नदी। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि यह जो संकोश नदी है वो कहां से आती है। संकोश नदी जो आती है वो भूटान से आती है। कहां से आती है? भूटान से आती है। संकोश के बाद एक नदी और है जिसका नाम है मानस। ये कहां पर आकर मिल रही है? इस जगह पर आकर मिल रही है, और इस नदी का हमने क्या नाम दिया? मानस। जैसा कि आप जानते हैं कि मानस अभ्यारण्य कहां है। मानस अभ्यारण्य आपको पूछेगा कहां पर है, तो आपका आंसर होगा असम में। कहां पर है? मानस अभ्यारण्य कहां पर है? असम में है। इसी नदी के द्वारा निर्मित है। और यहां पर हम लोग देखते हैं यह भूटान पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? जगह है भूटान। भूटान। भूटान की यहां पर कितनी नदियां हो गई? एक तो हो गई संकोश नदी। कौन सी नदी? यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस नदी का नाम क्या हो गया? संकोश नदी। यानी भूटान से एक नदी आ गई संकोश नदी, एक नदी आ गई मानस, और एक और नदी हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है पगलादिया नदी। एग्जामिनेशन में पूछा, इसी तरह का प्रोनाउंसिएशन से था लगभग। पगलादिया किसकी सहायक नदी है? तो यहां पर आंसर होगा किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं संकोश के बाद मानस। अब मानस के बाद हम लोग एक नदी बात करेंगे कामेंग। कामेंग नदी। कौन सी नदी? कामेंग नदी जो तिब्बत के क्षेत्र से आकर बहती है। कौन सी नदी? कामेंग। कामेंग के बाद एक छोटी सी नदी है जो तिब्बत से आती है, रंगा।
और रंगा के बाद एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। यानी कि अगर देखा जाए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो उसका नाम है सुबनसिरी बाबू। यहां पर नाम है सुबनश्री, ऐसा लिख देते हैं सुबनश्री। और ये छोटी वाली नदी जो है इसका नाम क्या है? रंगा। और इसका क्या नाम है? कामेंग। कामेंग। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसका नाम क्या है? कामेंग नदी, है ना, कामेंग नदी। तो अब देखेंगे तिस्ता, संकोश, मानस, तिस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, रंगा और सुबनसिरी, यह इसके दाएं छोर से मिलने वाली कुछ नदियां। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सुबनसिरी। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं बाबू तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाएं छोर से भी कुछ नदियां आकर इसमें मिलती हैं, जिनमें एक जगह हम लोग देखेंगे पासी घाट, एक जगह काफी फेमस हुआ। इस जगह को हमने मान लिया पासी घाट है। और इस पासी घाट से के निकट दो नदियां आकर मिली है। थोड़ा ध्यान इस पर दीजिएगा। दो नदियां आकर मिली है, एक यह नदी और एक यह नदी, इस प्रकार से। तो एक नदी का नाम है दिबंग, दिबंग, और एक है लोहित। तो जो लोहित नदी है वो जयाल छू से निकलती है, जयाल छू की चोटी से निकलती है। कौन सी नदी? लोहित नदी। और एक हम लोग दिबंग घाटी से नदी पढ़ेंगे जो मिसमी की पहाड़ी के पास से निकलती है। तो इस पहाड़ी का क्या नाम है? मिसमी की पहाड़ी। मिसमी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? दिबंग नदी। और हमने बताया कि लोहित नदी कहां से निकलती है? जयाल छू के पास से निकलती है। और यहां पर इस जगह का नाम मैंने बताया पासी घाट। पासी घाट, पासी घाट के पास यह नदियां आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसकी एक और भी सहायक नदी है जिसको हम लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग। इसके बाद अन्य नदियों में, सहायक नदियों में आप बात करेंगे कि इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। और एक नदी हमने यहां पर बताया है बराक नदी। तो हम लोग यहां पर देखेंगे एक सुबनसिरी नदी है और एक बराक नदी है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर जानपाव की पहाड़ी, जानपाव या जेनपाव की पहाड़ी से यह नदी निकली है। एक नदी हमने और बताया कि यहां पर बूढ़ी दिहांग के बाद एक नदी है जिसका नाम है कोपिली। क्या नाम है? कोपली। आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये नदियां कहां से निकलती है? तो मैंने कहा कि इसके आगे भी पीपीटी है, उस पीपीटी पे पूरा विस्तृत अध्ययन मैं आप लोग को करवाने वाला हूं। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने के लिए हम लोग को सीखना है। तो बूढ़ी गंडक के बाद मैंने क्या बताया? एक नदी है जिसका नाम है कोपली नदी। इससे पहले एक नदी हम लोग और पढ़ सकते हैं, कोपली से पहले धनश्री एक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी। नागालैंड की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? धनश्री। धनश्री नदी। और एक नदी कौन है जो आपको मेघालय से आती है? इसका नाम है कोपली नदी। थोड़ा एडजस्टमेंट हम लोग को इस बोर्ड पे करना पड़ा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको देखने के लिए हम लोग को शुरू से देखना पड़ेगा, है ना। तो हमने यहां पर जो भी बातें कहा इसके लिए एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर भूटान की कितनी नदियां हैं? 2 नदियां। पगला दिया अगर बात करेंगे तो उसका बात अलग हो जाएगा, है ना। तो भूटान से कितनी नदियां? 2 नदियां। और तिब्बत से कितनी नदियां? 3 नदियां दिख रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रवाह क्षेत्र के बारे में कि आपको 3 देश में प्रवाहित होती है। लेकिन अपवाह का बात कर लेंगे अगर हम, तो किसका अपवाह कितने देशों का है? तो 4 हो जाएगा। प्रवाह में देखिए कौन कौन है? चीन है, चीन कहे या तिब्बत कहे, फिर उसके बाद भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है। लेकिन अपवाह का मतलब कि जहां नदियां की सहायक नदियां भी आ रही है तो अपवाह में एक देश जुड़ जाएगा, 4 देश, यानी भूटान उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 4 देश हो जाएगा। और भूटान की मैंने 2 नदियों का यहां पर जिक्र किया है। एक पॉइंट और देखेंगे कि अगर सवाल पूछा जाए कि पद्मा और जमुना की सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं, अगर ऑप्शन में पद्मा नहीं है तो आंसर क्या होगा? मेघना होगा। और अगर मेघना नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा? पद्मा होगा। और यहां पे लास्टली ये कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आइए थोड़ा सा अगर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पर बात करें और डिस्क्रिप्टिव करने का प्रयास करें तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं
और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले हम लोग यहां पर थोड़ा सा रिवाइज जैसा हो जाए। ब्रह्मपुत्र नदी चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या अंगसाई, चेमा युंगडुंग कह ले या अंगसाई ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से, तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जो यहां पर हम लोग बात करेंगे, तिब्बत की राजधानी लहासा इसी नदी के क्या है, किनारे है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं चीन में इस नदी को यालू तसांग पुचियांग या यारलुग जंगपो जियांग के नाम से जानते हैं। मैंने कहा था कि अन्य नदी, इसका और भी अन्य नाम है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, यारलू तस्यांग पुचियांग, या यहां पर हम लोग देखेंगे यारलुग जंगपो जियांग के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यह नदी पूर्व से प्रवाहित होते हुए, पूर्व से यानी पश्चिम से किधर की ओर आ रही है, पूर्व की ओर यह नदी क्या हो रही है, आ रही है। तो यह नदी पूर्व से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित नामचा बरवा, किसको, नामचा बरवा को काटते हुए यांगयाप दर्रे के सहारे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो पहाड़ी अगर पूछेगा तो कौन सा होगा, नामचा बरवा की पहाड़ी, और दर्रा पूछेगा तो यांगयाप दर्रे के सहारे प्रवेश कर जाती है। फटाफट रिवाइज हो जाएगा। कहता है कि इसे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग में क्या कहते हैं, सियांग, और मैदानी भाग में क्या कहते हैं, दियांग कहते हैं, दिहांग। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो यहां जवाब भी आप दे सकते हैं। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में ही एक गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब हुआ कि जब नदियां प्रवाहित होती हैं, जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो वो अपने मार्ग में अपने प्रवाह के कारण एक खड्ड का निर्माण करती है, वो नीचे से काटते हुए फिर क्या होने लगती है, बहने लगती है। जब इसको गहरा काट देती है तो नदियों का जल इसमें बहने लगता है और ऊपर से नदियां फ्लो करने लगती है। तो इस क्षेत्र को, इस स्थलाकृति को ही हम लोग गॉर्ज कहते हैं। कहता है कि सादिया के निकट से यह नदी असम में प्रवेश करती है। अगर पूछ दे कहां से प्रवेश करती है तो सादिया से प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसका एक्चुअली नाम कहां पर ब्रह्मपुत्र पड़ा, असम राज्य में पड़ा। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, जाना जाता है तथा इसी राज्य में इस नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण किया जाता है, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसे एकमात्र नदी जिला घोषित किया गया। यानी माजुली को एकमात्र नदी जिला घोषित किया गया। कहता है धुबरी के निकट से यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मैंने अभी बताया कि धुबरी के निकट से यह कहां आ गई, बांग्लादेश में आ गई। और बांग्लादेश में डायरेक्टली इसका नाम जमुना नहीं हुआ, इसमें कौन सी नदी आई। अगर एग्जामिनर यह प्रश्न आपसे पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना किस नदी के मिलने के बाद होता है, तो नदी का नाम होगा तिस्ता। कहता है जमुना के नाम से जाना जाता है तथा इसे बांग्लादेश में भारत से आ रही गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, वह जमुना में मिलती है तथा सम्मिलित धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। परंतु जब इसमें मेघना नदी आकर मिलती है तब सम्मिलित धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मैंने फिगर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यह जो नदी है वह भारत में कितना किलोमीटर बह रही है, बांग्लादेश में कितना बह रही है, चीन में कितना किलोमीटर बह रही है, और बात करेंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अगर पूछता है तो 2900 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाएगा। चीन में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका लंबाई चीन में ध्यान रखेंगे 1625 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1625 किलोमीटर। और अगर भारत में बात करें तो भारत में इसकी लंबाई 2 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश और असम में 916 किलोमीटर, और महज बांग्लादेश में यह नदी 359 किलोमीटर क्या होती है, प्रवाहित होती है। आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, 2900 किलोमीटर पर। कहता है कि यदि यह नदी मुख्यतः 3 देश से, मैंने इस पर चर्चा कर दिया, और इसका अपवाह तंत्र यानी कि जहां से सहायक नदी है उसको भी बात करना है, यानी इसमें भूटान को भी बात करना है। भूटान की 2 नदियां संकोश और मानस का चर्चा करना है। आगे कहता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि असम के शोक के नाम से किसे कहते हैं,
ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, जैसे बिहार का शोक कोसी को जाना जाता है। और यह नदी क्या होती है, जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो नदियां अपने साथ गाद निक्षेप लेकर आती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं। तो असम में यह नई मिट्टी को क्या कर देती है, बिछाने का काम करती है। मिट्टी को हम लोग दो रूप में देखें, एक नई और एक पुरानी। तो जब नई मिट्टी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी यानी कि यहां पर नदियां क्या करती है, मिट्टी बिछाने का कार्य करती है। तो यहां पर इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा हम लोग बात करेंगे, एक बांगर होता है और एक खादर होता है, जिसकी चर्चा मिट्टी वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं असम से प्रवाहित होती है तथा इस नदी के किनारे प्रमुख शहर, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां का जो प्रमुख शहर है, यानी कि पूछेगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। फॉर एग्जांपल डिब्रूगढ़ किसके किनारे है, ब्रह्मपुत्र के किनारे। पूछेगा सिकोड़ा घाट किसके किनारे है, उसके बाद पूछेगा धुबरी किसके किनारे है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। और लाखीमपुर किसके किनारे है, यह हम लोग को बात करना है। तो अगर ऐसा सवाल पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र की वह कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो भूटान से आती है, तिब्बत से आती है, भारत से आती है, तो एक बार कैटेगराइज करके इसको कर लेंगे, बांट कर पढ़ लेंगे। तो भारत के लिए कौन सी है, तिस्ता। मैंने बताया कि तिस्ता की सहायक नदी रंगित और रंगपो। मैंने भूटान के लिए आपको बताया संकोश और मानस। तिब्बत से कौन सी नदी आती है, कामेंग है, रंगा है, सुबनसिरी है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं तो देखते हैं तिस्ता नदी के बारे में। तिस्ता नदी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया कि तिस्ता नदी अगर प्रारंभ में देखा जाए तो किसकी सहायक नदी थी। तिस्ता प्रारंभ में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं थी। तिस्ता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1787 ईस्वी से पहले, 1787 से पहले यह नदी गंगा की सहायक नदी थी। परंतु प्लेट विवर्तनीय क्रियाओं के द्वारा जब प्लेटों का उठाव हुआ तो नदियों का प्रवाह क्या हो गया, डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि नदियां उधर ही बहेंगी जिधर ढलान होगा। तो तिस्ता ने अपने मुख को क्या कर लिया, मोड़ लिया। और तिस्ता जब अपने मुख को मोड़ लेती है तो वह नदी गंगा में ना मिलकर ब्रह्मपुत्र में मिलना प्रारंभ कर देती है। तिस्ता के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सिक्किम से यह निकलने वाली नदी, आइए चर्चा करते हैं। इस नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से हुआ है, यानी कि तिस्ता में स्थित जेमू ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। और पर्वत का नाम कहेगा तो बहुनरी पर्वत से यह नदी निकलती है, जो कि सिक्किम में चेलामू झील के निकट स्थित है। एक झील का नाम आता है चेलामू झील, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो 5100 मीटर ऊंचाई पर स्थित झील है। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि चेलामू झील जो है किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। उसी का जिक्र यहां कर रहा है। तिस्ता की सहायक नदियों में मैंने बताया कि दाएं छोर से कौन है, रंगित है, और बाएं छोर से कौन सी नदी है, वो रंगपो नदी है। अन्य सहायक नदी में रानी खोला और रेलल्ली भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। तिस्ता का इंपॉर्टेंस मैंने इसलिए दिया गया क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन यहां से बने हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लेते हैं और इसके बाद कहीं से इसका एमसीक्यू करते हैं तो आप मानकर चले कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके सही होंगे। बाकी एमसीक्यू हमेशा आपको सिखाने का कार्य करता है। जिस प्रकार हीरे को तराशा जाता है, एक अच्छे स्टूडेंट को निखार लाने का, उसके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने का कार्य एमसीक्यू करता है, और लगातार आप इसे करते रहें। कहता है कि 1787 ईस्वी से पहले तिस्ता गंगा की सहायक नदी थी, और यह कहता है कि रंगपुर के निकट तिस्ता जमुना में मिलती है। यानी कि तिस्ता नदी जो मैंने बताया कि बांग्लादेश से जैसी ही निकली तो तिस्ता आकर मिली, उसका नाम है रंगपुर। और मेघना जहां आकर मिली है पद्मा में, उसका नाम है चांदपुर। हम लोग बात करेंगे, है ना। आगे कहता है संकोश, यह नदी भूटान से आती है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख पाते, थोड़ा सा देखकर कहते हैं कि अब बाद में देखा जाएगा। तो एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको अब ब्रह्मपुत्र बाद में जिंदगी में देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। संकोश, यह नदी भूटान से आती है और धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। धुबरी के निकट कहां मिलती है, जैसा फिगर में था, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मानस यह दक्षिणी भूटान की प्रमुख नदी है, जो कि असम के जोगी धापा या जोगी धोपा के मुहाने पर क्या होती है, आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उद्गम का मतलब जहां से नदी निकली है, और मुहाने का मतलब जहां पर नदी आकर गिरी है या आकर किसी में मिली है। असम में ही इस नदी पर मानस राष्ट्रीय उद्यान निर्मित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां है, असम में है।
कहता है कि हाथियों के संरक्षण के लिए इसे क्या किया गया, जाना जाता है, और 1985 में इसे विश्व विरासत में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो मानस अभ्यारण्य को कब विश्व विरासत में शामिल किया गया, 1985 में शामिल किया गया। कामेंग नदी यह तिब्बत से आती है। मैंने बताया कि तिब्बत से कौन कौन नदियां आती हैं। तिब्बत से नदियों में हम लोग बात करेंगे, कामेंग है, रंगा है, सुबनसिरी, सबसे लंबी नदी सुबनसिरी, तमाम जिक्र हो चुका है, एक रिवाइज जैसा हम लोग यहां कर रहे हैं। कामेंग यह तिब्बत से आते हुए असम में प्रवाहित होते हुए तेजपुर के पास, अभी हम लोग ने क्या बात किया, रंगपुर बात की, और अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तेजपुर के पास। फिर एक चांदपुर आएगा, तो सोचो कि एक ही टॉपिक में कितना पुर है, तो कंफ्यूजन होगा। किसको होगा, पढ़ने वाले बच्चे को ही कंफ्यूजन होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, यह तिब्बत से आते हुए असम में प्रवाहित होते हुए तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र में जा मिलती है। आगे बात करते हैं सुबनसिरी के बारे में, यानी कि जो हम लोग देख रहे थे दाएं छोर से मिलने वाली नदियों में, यह सुबनसिरी जो सबसे लंबी सहायक नदियों में आती है, इसका उद्गम भी तिब्बत से हुआ है। यह नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 442 किलोमीटर है। ज्यादा लंबाई पर ध्यान नहीं देना है, बड़ी बड़ी नदियों का लंबाई ही याद रखना है। इसमें आपको मुख्यतः याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र के बाएं छोर से मिलने वाली नदियों का मैंने फिगर वहां पर बना रखा है, जिसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे दिबंग है, लोहित है, बूढ़ी दिबंग है, उसके बाद हमने आपको बताया धनश्री है, कोपली है और बराक है। इतना बाबू अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप ब्रह्मपुत्र पर ज्यादा चर्चा करने की, कोई विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है। दिबंग नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिकिर की पहाड़ी, मैंने आपको बताया मिकिर की पहाड़ी से निकलकर पासी घाट के निकट असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पासी घाट के पास दो नदियां मिलती हैं, एक दिबंग भी मिलती है और एक लोहित भी मिलती है। और जो दिबंग नदी है वो मिकिर की पहाड़ी से आती है, और जो लोहित नदी है वो जयालछू से आती है। यह नदी जयालछू ग्लेशियर से निकलकर असम राज्य में पासी घाट के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यानी कि दो नदियां आपने देख लिया, वो मिल जाती है। और आपको फिगर भी एक अपना रफली फिगर आपको बनाकर रखना है, ताकि जो पढ़ रहे हो मिलते जाए, साथ में चलता जाए। लोहित नदी पर वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नदी पुल, इसको चेंज करना होगा और आपको लिखना है कमेंट में कि अब भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। चेंज हो गया, आपको भी चेंज करना होगा। मैंने थोड़ा यहां ध्यान नहीं दिया, इसको चेंज करवा ही देना था। स्थित है धौला से सादिया को जोड़ता है। आप कमेंट में जवाब दें, सबसे लंबा भारत का अब जो है पुल है वो कौन सा है। इस पुल का वर्तमान नाम भूपेन हजारी रखा गया। वही भूपेन हजारी जो कि भारत रत्न का एक वीडियो पढ़ा है, 2019 में इनको भारत रत्न मिला। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म विभूषण भी दिया गया। इतना हम लोग इनके बारे में जानना है। आगे हम लोग बात करते हैं धनश्री। जो ये धनश्री जो नदी है वो कहां से निकलती है, नागालैंड से। यानी कि नागालैंड में हम लोग देखेंगे कि नागालैंड से ये नदी निकलती है, जिसका क्या नाम है, धनश्री। आगे हम लोग बात करेंगे कोपली। कोपली नदी कहां से निकली है, मेघालय से निकली है। कोपली कहां से निकली, मेघालय से निकली। और अब हम लोग बात करेंगे बराक नदी के बारे में। कहता है कि इस नदी को असम में सुरमा, बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो बराक नदी है इसे ही मेघना कहा गया। और जब यह गंगा अर्थात बांग्लादेश में पद्मा में जब मिलती है तो अब नाम परिवर्तित हो जाएगा। पद्मा से वो क्या हो जाएगी, मेघना, और जाकर गिर जाएगी किसमें, बंगाल की खाड़ी में। पद्मा में आकर मिलती है तथा सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। अंततः यह नदी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यह नदी अंततः कहां जाकर गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अगर आप थोड़ा सा समय दो बाबू तो टॉपिक को संपूर्णतः समाप्त करने का एक सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं। यानी कि थोड़ा समय दीजिए, ओनली क्लास नो बकवास। पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरह के नए नए टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आप मन लगाकर पढ़ते रहे। भविष्य में आपकी सरकारी नौकरी होना तय है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।